बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 2 है ओवरव्यू ऑफ नेंडा एंड ओवरव्यू ऑफ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। एशियन का सेकंड नंबर यूनिट है, ठीक है ना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस यूनिट के? तो डिफाइन नेंडा, फार्मूलेट नर्सिंग डायग्नोज के हमने नर्सिंग डायग्नोज के किस तरह फार्मूलेट करना है। सबसे पहले हमने असेसमेंट करना है, ठीक है ना। तो उससे उसकी बेस पे हमने डायग्नोज किस तरह बनानी है। इस तरह डिफाइन फंक्शनल पे हेल्थ पैटर्न, एपएचपी को हमने डिफाइन करना है। डिस्कस द पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग एपएचपी एज ए टूल फॉर असेसमेंट फॉर पेशेंट। तो जब भी हमने पेशेंट को की असेसमेंट करनी है तो हमने एक टूल यूज़ करना है जिसको हम एपएचपी बोलते हैं। तो इसकी यूटिलाइजेशन हम किस तरह करेंगे और इसका पर्पस क्या है, ठीक है ना, हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनोमरेट द फंक्शनल हेल्थ पैटर्न एंड देयर बेसिक कंसेप्ट, उसकी हम बेसिक कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। ऑब्टेन हिस्ट्री टेकिंग इन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट थ्रू थ्रू यूटिलाइजिंग द एपएचपी। सही है ना। तो हमने एपएचपी को फॉलो करते हुए, यूज़ करते हुए किस तरह पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है या उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। इस तरह एपएचपी फार्मूलेट नर्सिंग डायग्नोज बेस्ड ऑन एपएचपी टूल असेसमेंट, और हमने एपएचपी को यूज़ करते हुए किस तरह नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है तो वो भी हमने आगे पढ़ने हैं। आइडेंटिफाई अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन बेस्ड ऑन एपएचपी। तो जब भी हमने पेशेंट की असेसमेंट करनी है तो कोई ना कोई फाइंडिंग हमारे पास ऐसी आएगी जो कि अल्टर्ड होगी, सी ना, एक प्रॉब्लम्स होगी हमारे पास। तो वो एपएचपी को यूज़ करते हुए हमने किस तरह इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो आगे एक एक चीज़ को हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। अच्छा, नेंडा क्या है? नेंडा है 1994 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और ये नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोज एसोसिएशन, ठीक है ना, कि एक किस्म की हमें नर्सिंग डायग्नोसिस देती है कि जो भी फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूट्रिशन की बेस पे अगर कोई ओवर न्यूट्रिशन है या अंडर न्यूट्रिशन है ना, तो उसके लिए हमें उन्होंने एक डायग्नोसिस दी है, पहले से प्रिपेयर की हुई डायग्नोसिस दी है, ठीक है ना। अच्छा, तो उन्होंने नर्सिंग डायग्नोज को डिफाइन किया है कि a clinical judgments about individual family or community response to actual and potential health problems एंड लाइफ रिस्पॉन्सेस। नर्स क्या करता है कि जब भी एक डायग्नोज वो निकालता है, चाहे वो इंडिविजुअल बेस पे हो या फैमिली बेस पे हो या कम्युनिटी, कि अगर कम्युनिटी को या फैमिली को या इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले क्या स्टेप आता है कि हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो उसी असेसमेंट की बेस पे हम पर क्लिनिकल जजमेंट्स करते हैं। जब हम क्लिनिकल नर्सिंग डायग्नोस बेसिकली हमारे पास एक क्लिनिकल जजमेंट्स होते हैं कि हम अपनी प्रियर नॉलेज को यूज़ करते हुए और एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए प्रेजेंटली जो प्रॉब्लम पेशेंट्स को हुआ है या फैमिली को हुआ है या कम्युनिटी को हुआ है, तो उसका हम उधर एक डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक जजमेंट्स करते हैं कि इस पेशेंट का एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना। तो फिर जो प्रॉब्लम है उसको, तो फिर वो कैटेगराइज हुआ है, जिस तरह हमने नर्सिंग डायग्नोसिस में पढ़ा है कि नर्सिंग डायग्नोसिस, 3 टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस है ना, एक वेलनेस डायग्नोज है, एक एक्चुअल डायग्नोज है और एक पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोज है, ठीक है ना। तो अगर किसी पेशेंट को या फैमिली को या कम्युनिटी को एक प्रॉब्लम है और हमने एक डिसीजन मेकिंग कर लिया, एक क्लिनिकल जजमेंट हमने निकाल लिया, तो वो डिसीजन मेकिंग या तो एक्चुअल प्रॉब्लम्स की बेस पे होगा कि हम पेशेंट को स्पेसिफिक एक्चुअली ऑन द स्पॉट एक प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है ना। जिस तरह हम पेन के लिए नर्सिंग डायग्नोज निकालते हैं कि पेशेंट को एमआई हुआ है और इसको चेस्ट पेन है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल पेन, एक्चुअल डिजीज के साथ अगर हम कोई डायग्नोज निकालेंगे तो फिर इसको हम एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोज कहेंगे। इसी तरह अगर एक पेशेंट है और उसको अभी तक कोई डिजीज ना नहीं हुई है, लेकिन उसको पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स इसकी में एक किस्म की रिस्क फैक्टर है, तो अगर हमने रिस्क फैक्टर्स की बेस पे कोई डायग्नोज निकालनी है तो फिर उसको हम पोटेंशियल हेल्थ रिस्क फैक्टर्स कहेंगे, ठीक है ना। इसी तरह जो लाइफ रिस्पॉन्सेज है, अगर हम देखें कि पेशेंट्स की अपनी लाइफ रिस्पॉन्सेज भी होती है ना, कि वो किस तरह लाइफ को गुजार रहा है या इसकी लाइफ में कौन सी इवेंट्स है जो वो फेस कर रहा है। तो अगर इसकी बेस पे हम कोई नर्सिंग डायग्नोज बनाते हैं तो फिर उसको हम लाइफ रिस्पॉन्सेज या वेलनेस डायग्नोज कहेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की लाइफ बिल्कुल सही तरीके से जा रही है और इसके लिए हम उसी लाइफ को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए जो हम डायग्नोज बनाएंगे तो फिर उसको हम वेलनेस डायग्नोज कहेंगे,
ठीक है ना? तो ये 3 टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस हैं कि हम पढ़ेंगे। एक एक्चुअल है जो कि ऑन द स्पॉट हम डिज़ीज़ के बेस पे बनाते हैं, और एक पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो कि हम रिस्क फैक्टर्स के लिए बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ आपके पास, या वार्ड में एडमिट हुआ, तो आपने उसके लिए, अब उन्होंने तो किसी न किसी दिन तो डिस्चार्ज होना है ना, और अगर डिस्चार्ज होता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो 10 दिन उसका स्टे है वार्ड में, और वार्ड में आपको पता है कि एक पेशेंट नहीं होता है। तो वो जो पेशेंट एडमिट हुआ है तो उसको एक पोटेंशियल रिस्क फैक्टर इन्फेक्शन का है, तो आपने उसी इन्फेक्शन से बचाव के लिए उसकी प्रिवेंशन करनी है। तो उसके लिए हम जब डायग्नोज बनाएंगे तो उसको हम फिर रिस्क फैक्टर वाला डायग्नोज कहेंगे, ठीक है ना? अच्छा, फिर जब हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं तो इसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसको हम बोलेंगे फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, ठीक है ना? एफएचपी बोलते हैं इसको। तो ये एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है हेल्थ असेसमेंट को। ये किसने डेवलप किया था? मॉर्जरे गॉर्डन ने। मॉर्जरे गॉर्डन ने डेवलप किया था, आपने इस चीज़ को याद रखना है। और ये असेसमेंट में हमारा काम आता है कि जब हम असेसमेंट करते हैं तो उन हेड टू टो पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, तो इसके लिए इसने हमें एक टूल दिया था जिसको हम एफएचपी का नाम दिया है। तो ये एक सिस्टमिक है कि आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो, ठीक है ना? और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जाते हो कि आपने सबसे पहले कौन सी सिस्टम की असेसमेंट करनी है, उसमें क्या-क्या फाइंडिंग्स आपने फाइंड करनी है। इसी तरह आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जाते हो कि पहले ये सिस्टम करना है, तो इसके साथ ये जो दूसरा सिस्टम है ये किस तरह इंटरलिंक्ड है और किस तरह इसके साथ कनेक्टेड है। तो आप इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए जब पेशेंट की असेसमेंट कर लेंगे तो आपके पास एट द एंड बहुत एक क्लस्टर्स ऑफ डेटा आपके पास आ जाएँगे, ठीक है ना? तो आपने फिर उसी से फिर डायग्नोसिस निकालनी है। अच्छा, अच्छा, जब हम फंक्शनल एफएचपी या फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को यूज़ करेंगे, तो वो नर्सेस को किस चीज़ में हेल्प करेंगे, ठीक है ना? तो वो पेशेंट की जब हम फिज़िकल हेल्थ को आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं या असेस करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए भी हम इस टूल को यूज़ करते हैं। इस तरह कोई साइकोलॉजिकल हेल्थ हो गया, तो अगर हमने इसकी असेसमेंट करनी है तो एफएचपी में उसका अपना एक पैटर्न बना हुआ है, तो आपने उस चीज़ में पेशेंट से उसी स्पेसिफिक क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दी है तो आपने पेशेंट से वो पूछने हैं। इस तरह पेशेंट की सोशल फंक्शनिंग की, उसकी सोशल लाइफ किस तरह है, आया उसकी जो कम्युनिटी के साथ, उसकी लोगों के साथ ताल्लुकात किस तरह है, उसके अपने घर के साथ ताल्लुकात किस तरह है, ठीक है ना? तो आपने उसमें ये क्वेश्चंस पूछने हैं। अच्छा, इसमें आपने स्पिरिचुअल पेशेंट्स की जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उसको भी आपने देखना होता है और उसकी भी आपने असेसमेंट करनी है। तो ये होलिस्टिक अप्रोच वे ऑफ असेसमेंट टूल है, ठीक है ना? कि आपको, कि आप जब भी पेशेंट की असेसमेंट करते हो तो आप एक होलिस्टिक वे पे जाते हो। अच्छा, अच्छा, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स या एफएचपी का पर्पस क्या है? हम क्यों इस चीज़ को यूज़ करते हैं, या हम क्यों इसको अप्लाई करते हैं पेशेंट पे, ठीक है ना? तो टू परफॉर्म अ होलिस्टिक असेसमेंट, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब आप पेशेंट, आपका इरादा ये है, आपका इंटेंशन ये है कि आपने पेशेंट की होलिस्टिक असेसमेंट करनी है, तो एफएचपी आपको एक होलिस्टिक प्रोफार्मा देती है आपको, ठीक है ना? जब आप इस चीज़ को सही तरीके से हो अप्लाई करते हो तो आपके पास एक क्लस्टर्स ऑफ डेटा आ जाएँगे, ठीक है ना? तो आप पेशेंट की हर एक डायमेंशन से असेसमेंट कर लोगे। होलिस्टिक असेसमेंट मीन कि आपने पेशेंट्स की हर डायमेंशन से असेसमेंट करनी है। जिस तरह ऊपर उन्होंने बता दिया कि आपने फिजिकल हेल्थ की भी असेसमेंट करनी है, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ की आपने पेशेंट्स की असेसमेंट करनी है। तो ये एक होलिस्टिक असेसमेंट हो गया। इसी तरह टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, के आप हेल्थ एंड इलनेस की पेशेंट किस तरह, पैटर्न्स मीन के पेशेंट्स की बिहेवियर किस तरह है हेल्थ में, और इलनेस के दौरान पेशेंट्स की बिहेवियर किस तरह है, या जब वो हेल्थी है तो उसकी पैटर्न्स किस तरह है, ठीक है ना? तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो थ्रू एफएचपी टू सपोर्ट एक्यूरेट नर्सिंग डायग्नोसिस यूजिंग नेंडा, ठीक है ना? तो अगर आपने नेंडा से एक डायग्नोज निकाल लिया, तो जब आप पेशेंट की असेसमेंट करते हो तो आप इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हो कि नेंडा ने ये वाली डायग्नोज निकाली है, और अभी मेरे पास जो पेशेंट्स की जो डेटा आई हुई है तो वाकई ये इस चीज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है ना? अच्छा,
Important link मीन के आप फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स आर यूज ड्यूरिंग असेसमेंट एंड नेंडा इज यूज ड्यूरिंग डायग्नोसिस। तो दोनों इंटरकनेक्टेड है कि एपएचपी आप कब यूज करते हो, एपएचपी आप ड्यूरिंग द असेसमेंट आप यूज करते हो, और जो नेंडा है वो हम डायग्नोसिस के दौरान हम यूज करते हैं। ठीक है ना, तो दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो जब आपके पास असेसमेंट नहीं है तो आप डायग्नोज नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, इस तरह आप तब डायग्नोज, अगर आपके पास नेंडा ने डायग्नोसिस दी हुई है तो आप अब आप हर एक पेशेंट पे उसको अप्लाई तो नहीं कर सकते ना, जब तक ना आपने उस पेशेंट की असेसमेंट ना की हो। तो जब आप असेसमेंट कर लो एपएचपी के बेस पे, एपएचपी के प्रोफार्मा को फॉलो करते हुए, जब आप असेसमेंट कर ले और आपने पहले से खुद को एक नेंडा वाली डायग्नोज रखी हुई है, तो एट द एंड आप इस दोनों की कंपैरिजन करते हो और दोनों को देखते हो कि आया जो मैंने असेसमेंट डेटा निकाला हुआ है पेशेंट से या लिया हुआ है पेशेंट से, तो आया वो नेंडा की जो डायग्नोज है उसको सपोर्ट करती है कि नहीं करती। अगर नहीं करती तो आप फिर खुद से अपने लिए एक डायग्नोज निकालते हो और बनाते हो, ठीक है ना, पेशेंट के लिए, ताकि पेशेंट की जो नीड है वो पूरा हो जाए। अच्छा, एपएचपी में क्या है कि इसमें हम 4 पैटर्न्स को स्टडी करते हैं और 4 पैटर्न्स की 12 पैटर्न्स की सॉरी 12 पैटर्न्स की हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है ना? तो इसमें हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न है, एलिमिनेशन पैटर्न, एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन पैटर्न, स्लीप और रेस्ट पैटर्न, सेंसरी परसेप्चुअल पैटर्न और कोग्निटिव पैटर्न, रोल रिलेशनशिप पैटर्न, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कंसेप्ट, कोपिंग, स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न, वैल्यू एंड बिलीफ, इन सब चीजों को हमने एपएचपी में बिल करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो जो फर्स्ट वन है हेल्थ परसेप्शन हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स की डिटरमाइन हाउ द क्लाइंट्स परसीव एंड मैनेज हिज और हर हेल्थ। ठीक है ना, कि हम पेशेंट्स की असेसमेंट कर लेते हैं कि आया पेशेंट्स की नज़र में हेल्थ की कदर क्या है, वैल्यू क्या है, ठीक है ना, क्लाइंट किस तरह हेल्थ को परसीव करता है, ठीक है ना, उसकी जो उसकी माइंड में जो हेल्थ का इमेज है वो किस तरह है। तो और हम देखते हैं कि पेशेंट्स अपनी हेल्थ को किस तरह मैनेज करता है, बेसिकली हम हेल्थ प्रमोशन या हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न में इस चीज को देखते हैं, ठीक है ना। इस तरह कंप्लायंस विद करंट एंड पास्ट नर्सिंग एंड मेडिकल रिकमेंडेशंस, ठीक है ना, कि हम पेशेंट्स में इस चीज को भी देखते हैं कि आया अगर करंट या कोई पास्ट उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आई हुई है और उन्होंने प्रॉपर डॉक्टर्स ने या नर्स ने उनको कोई नर्सिंग प्लान या मेडिकल प्लान उनको दिया है, तो आया वो इस चीज को फॉलो करता है कि नहीं करता, उसका हम कंप्लायंस लेवल मालूम करते हैं कि आया उस चीज को प्रॉपर सही तरीके से फॉलो करता है, उनको जो मेडिकेशन दी हुई है आया वो टाइम से उसको ले रहा है कि नहीं ले रहा, या फॉर एग्जांपल नर्सिंग कोई इंटरवेंशन आपने उसको सिखाई है या एजुकेट की है, इंस्ट्रक्शंस दी है, तो आया वो उसको फॉलो करता है कि नहीं करता। तो हेल्थ परसेप्शन या हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न में हम इन चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह द क्लाइंट्स एबिलिटी टू परसीव द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड हेल्थ। आया क्लाइंट्स जो डेली लिविंग एक्टिविटीज करते हैं, एडीएल करते हैं, ठीक है ना, या कोई जॉब करता है या कोई अपनी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है वो करता है, तो आया उसको जो वो एक्टिविटी करता है और इसका जो हेल्थ है, उन दोनों का रिलेशन उनको पता है कि नहीं पता, कि आया उनका रिलेशन जो वो काम करता है और काम का उनके हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो आया वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और क्या उनकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी का उनको पता है कि नहीं है, कि वो जो काम कर रहा है तो क्या वो उसकी हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ सकता है कि नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो उसका भी हम उसमें हेल्थ परसेप्शन हेल्थ मैनेजमेंट में हम पेशेंट का इन चीजों को देखेंगे, ठीक है ना, बेसिकली इन 3 चीजों को देखेंगे कि पेशेंट हेल्थ को किस तरह परसीव करता है, ठीक है ना, और इसी हेल्थ को वो किस तरह मैनेज करता है, और दूसरा जो हम है ना वो उसको वो फॉलो किस तरह करता है, जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है या उनको एक प्लान घर के लिए दिया जाता है, तो आया वो इसको फॉलो करता है कि नहीं करता। और तीसरा हम उस ये देखेंगे कि पेशेंट्स जो डे एडीएल करते हैं, मीन के जो डेली लाइफ एक्टिविटीज करते हैं, उनका उनके हेल्थ पे किस तरह असर पड़ता है, और क्या उनको ये असर पता है कि हाँ मेरे हेल्थ पे अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो ये मेरे हेल्थ पे बैड इफेक्ट है या पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है ना, गुड इफेक्ट है या बैड इफेक्ट है, तो आया उस चीज का उनको पता है कि नहीं पता। तो हेल्थ परसेप्शन में हम ये चीजें देखेंगे पेशेंट की। अच्छा, तो फिर इसमें एक सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा हमने पेशेंट से लेना है। तो सब्जेक्टिव डेटा मीन ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव डेटा मीन कि पेशेंट हमें खुद बता दे कि
खुद जो चीज़ हमें बता देता है, और ऑब्जेक्टिव डेटा में हम असेसमेंट करते हैं, पेशेंट को हम फिजिकली टच करते हैं और फिजिकली हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सब्जेक्टिव डेटा में हम क्लाइंट से पूछेंगे कि क्लाइंट्स परसेप्शन ऑफ हेल्थ किस तरह है, तो क्लाइंट को हम कहेंगे कि डिस्क्राइब योर हेल्थ, आप अपनी हेल्थ को डिस्क्राइब करें कि आप हेल्थ को किस नज़र से देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमें एक रफ आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट्स का हेल्थ परसेप्शन क्या है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है ना। इसी तरह अगर क्लाइंट को उस दौरान कोई इलनेस है, तो हम क्लाइंट्स को बोलते हैं, पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपकी डिस्क्राइब योर इलनेस और करंट हेल्थ प्रॉब्लम, आपको जो अभी मौजूदा जो प्रॉब्लम्स है, आप इसको डिस्क्राइब करें, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, ठीक है ना, मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर ले। क्योंकि बाज़ ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना कि वो उनको प्रॉब्लम्स बहुत कम होता है, माइनर प्रॉब्लम होता है उसको, लेकिन उसको ये बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और उनकी नज़र में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो इससे मेंटली ख़राब होते हैं, ठीक है ना। तो हमने जब असेसमेंट करनी है, तो हमने पेशेंट से ये टूल्स, तो जब हमें पेशेंट की परसेप्शन मालूम हो जाए कि पेशेंट्स की नज़र में हेल्थ और इलनेस क्या है, तो हम आगे डायग्नोज ईज़िली निकाल सकेंगे और पेशेंट को उसी बेस पे हम ट्रीटमेंट प्लान या नर्सिंग केयर प्लान हम इजीली दे सकेंगे। इसी तरह हेल्थ मैनेजमेंट एंड हैबिट्स, हम पेशेंट से उसकी हेल्थ किस तरह वो मैनेज करता है और उसकी हैबिट्स क्या है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है ना। तो टेल मी, हम कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे इस वाली सेक्शन में, हम पूछेंगे कि टेल मी व्हाट यू डू व्हेन यू हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि अगर आप क्या करते हो जब आपको एक हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाए, एक बीमारी आपको आ जाए, तो आप क्या करते हो इस दौरान, ठीक है ना। तो वो हमें बता देंगे इससे, तो हमने फिर उसी के नीचे लिखना है कि हाँ पेशेंट्स ये एक चीज़ करता है। अच्छा, compliance with prescribed medication and treatments, have you been able to take your prescribed medication, ठीक है ना। तो हम पेशेंट से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आप प्रिस्क्राइब मेडिकेशन को लेते हो कि नहीं लेते, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि आया वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है कि नहीं करता। इफ नॉट, व्हाट काज योर इनएबिलिटी टू, तो अगर वो कहे कि नहीं मैं सही तरीके से फॉलो अप नहीं करता, मैं मेडिसिन टाइम पे नहीं लेता, तो हम फिर उनसे पूछेंगे कि आप क्या काज है जिसकी, जो आप फॉलो सही तरीके से नहीं करते, तो उसकी क्या रीज़न्स है, ठीक है ना। तो आपको रीज़न बता देंगे, तो आप उसी के बेस पे ये एक प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आपने पेशेंट की उसी प्रॉब्लम्स के पे वर्क करना है और उसको आपने सॉल्व करना है। इस तरह इस सेक्शन में हम ऑब्जेक्टिव डेटा क्या लेंगे कि हमने पेशेंट की बस जस्ट फिजिकल सर्वे करनी है, कि हम पेशेंट की देखते हैं कि आया पेशेंट्स का स्किन कलर या फिजिकल अपीयरेंस किस तरह है, ठीक है ना। तो वो हम जस्ट पेशेंट की देखेंगे ऑब्जेक्टिव डेटा में, तो हमारे पास एक रफली आइडिया आ जाएगा कि पेशेंट्स की मूवमेंट इस तरह है, इसका गेट इस तरह है, इसका जो स्किन कलर है वो ये है, ठीक है ना। तो रफली आइडिया हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, तो इसके साथ नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेंगे हमारे पास, जो इसके साथ एसोसिएटेड है पैटर्न 1 के साथ, जिसमें हम पेशेंट की परसेप्शन और हेल्थ मैनेजमेंट को देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम, मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं ना, कि अगर एक पेशेंट हेल्थी है लेकिन हम उसको, अब उसकी हेल्थ में कोई इलनेस नहीं है, कोई डिज़ीज़ नहीं है, या और उसकी जो करंट हेल्थ है वो रिस्क फैक्टर पे है, या रिस्क फैक्टर पे नहीं है, चलो वो उसका हेल्थी है, लेकिन उसकी हेल्थ को हम और इम्प्रूव करना चाहते हैं, वेलनेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, कॉन्टिनम लेवल पे हमने उसको वेलनेस की तरफ और वेलनेस की तरफ लेके जाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम जो डायग्नोज निकालना है उसको हम वेलनेस डायग्नोज निकाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक पेशेंट हेल्थी है, अभी वो स्टेबल है, मेडिसिन भी टाइम पे ले रहा है, हाँ, सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको एजुकेट करते हैं कि आपने जो थेरेप्यूटिक रेजिमेन है या जो आपको ट्रीटमेंट प्लान दिया हुआ है, चाहे वो मेडिकल हो या नर्सिंग हो, तो आपने उसको किस तरह फॉलो करना है, ताकि आपसे एक भी डोज मिस ना हो जाए, या आपको हमने जो इंटरवेंशन सिखाई हुई है तो घर के लिए, तो आपने उसको किस तरह फॉलो करना है, ठीक है ना। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक रेजिमेन के हम इसी, ये हमारे पास एक डायग्नोज हो गया, ठीक है ना, कि इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक रेजिमेन रिलेटेड टू, अब हम किस चीज़ के लिए कर लिया है, तो वो हम आगे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इसकी बेस पे अगर ये हमारे पास डायग्नोज बन गया, तो इसके लिए पे हमने नर्सिंग इंटरवेंशंस लिखनी है, तो फिर उसी को हमने फॉलो करना होता है प्लानिंग स्टेज में, और फिर इंटरवेंशन स्टेज में हमने फॉलो करना है, ठीक है ना। इस तरह अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं इस स्टेज में, तो हम क्या कहेंगे कि रिस्क फॉर इंजरी, ठीक है ना। इंजरी हम क्यों बोलते हैं, या सफोकेशन या ट्रॉमा, कि अगर एक पेशेंट की नज़र में हेल्थ की कोई वैल्यू नहीं है,
तो वो रेड एक्सीडेंट भी इजीली कर सकता है, क्योंकि उसके नज़र में हेल्थ ये है कि बस वो इजीली बच सकता है, ठीक है ना? तो अगर वो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, और उनकी नज़र में जो हेल्थ है उसकी वैल्यू नहीं है, तो वो इजीली ट्रामा भी उसको हो सकती है, सफोकेशन भी उसको हो सकती है। सफोकेशन मीन अगर पेशेंट सिगरेट पीता है, ठीक है ना, सिगरेट पीता है तो इससे उसको एक सफोकेशन भी हो सकती है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है उसको। ये सारे डायग्नोज, बहुत सारे डायग्नोज इसके नीचे बन सकते हैं, तो ये एक किस्म की रिस्क फैक्टर है उसके लिए। इस तरह अगर हम एक्चुअल डायग्नोज पे इस पैटर्न में हम एक्चुअल डायग्नोज निकालेंगे, तो वो हम क्या निकालेंगे कि अगर, तो इसमें हम देखेंगे कि अल्टर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना? तो अगर किसी की नज़र में हेल्थ की कोई कदर नहीं है, वो सही तरीके से जो थेरेप्यूटिक प्लान है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करता, तो उसका जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है तो वो सही तरीके से नहीं होगा ना, क्योंकि जब पेशेंट डिजीज में है, कोई डिजीज है पेशेंट को, तो वो इसकी जो ग्रोथ लेवल है या जो ग्रोथ प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी फिर डिजीज को ठीक करता है पहले, तो इसके साथ फिर वो ग्रोथ करता है बॉडी की, ठीक है ना? तो अगर एक पेशेंट को डिजीज है तो इसका एक्चुअल प्रॉब्लम ये भी डायग्नोज ये भी बन सकता है कि इसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अल्टर्ड है, चेंज है, सही है ना? इस तरह इनइफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक रेजिमेंट, ठीक है ना, कि अगर एक पेशेंट आपको असेसमेंट कर लिया और आपके पास ये डेटा आया कि पेशेंट आपको कहे कि हाँ, मैं डोज को टाइम पे नहीं लेता, मैं जो ट्रीटमेंट प्लान मुझे दिया गया है मैं उसको टाइम पे नहीं लेता, ठीक है ना? तो ये एक हमारे पास एक्चुअल डायग्नोज बन गया कि अब इसी एक्चुअल डायग्नोज के लिए फिर हमने प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग में हमने इंटरवेंशन प्लान करनी है, और इंटरवेंशन फेज में हमने फिर उस पे एक्शन परफॉर्म करना है। इस तरह ये हम फैमिली के लिए भी कर सकते हैं, एक कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी के आप कहे कि आपने अपनी वाटर्स का इस तरह ख्याल रखना है, साफ पीना है, और ये आपने प्रिवेंशंस करनी है, ठीक है ना? तो अगर वो नहीं करती, उस टाइम पे नहीं करती वो, तो इट्स मीन कि ये इनइफेक्टिव मैनेजमेंट है उन लोगों का, तो वो उस टाइम पे हमारा जो हमने रिस्क फैक्टर के लिए डायग्नोज बनाया है तो वो क्या किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्चुअल डायग्नोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर उसके लिए हमने प्लानिंग करनी है कि कम्युनिटी को किस तरह हमें एजुकेट करना है कि वो प्रॉपर तरीके से हम जो उनको इंस्ट्रक्शंस दे या एजुकेट करे तो उसको वो फॉलो करे। अच्छा, फिर द सेकंड पैटर्न है, उसमें न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न है, कि इसमें हम असिस करते हैं कि पेशेंट्स की जो न्यूट्रिशन है या मेटाबॉलिक जितनी भी नीड्स है वो किस तरह इसको पूरा करता है, या इसमें कोई कमी है, या इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है ना? असेसिंग द क्लाइंट्स न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न देखते हैं कि टू डिटरमाइन द क्लाइंट्स डाइटरी हैबिट्स, उसकी डाइटरी हैबिट्स को देखते हैं हम कि वो किस टाइम पे मील लेता है, किस टाइम पे वो खाना खाता है, एंड मेटाबॉलिक नीड्स, ठीक है ना, कि उसकी जो मेटाबॉलिक नीड्स है बॉडी ग्रोथ के लिए, जो मेटाबॉलिक नीड्स है या डेवलपमेंट के लिए, आया वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आया वो जो डाइट ले रहा है तो उससे उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना? तो इसमें हम इस चीज़ की असेसमेंट करेंगे। इस तरह हम इस पैटर्न में हम देखेंगे, इस वाले सेक्शन में हम देखेंगे पेशेंट्स की हेयर, स्किन, नेल्स, टीथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और असिस्ट, इसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि जब पेशेंट्स हेल्थी डाइट लेता है और इसका मेटाबॉलिक नीड्स सही तरीके से पूरे हो रहे हो, तो उसका जो हेयर है वो भी हेल्थी होंगे, उसका स्किन कलर भी हेल्थी होंगे, नेल, ये चीज़ें हेल्थी होंगी, ठीक है ना? तो इस चीज़ में हम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सब्जेक्टिव डेटा, जब हम पेशेंट से इस वाले पैटर्न में लेंगे तो क्या होगा कि हमने पेशेंट्स की डाइटरी एंड फूड इंटेक मालूम करना है, ठीक है ना? तो हम पेशेंट से पूछेंगे कि डिस्क्राइब द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड यू ईट एट ब्रेकफास्ट, लंच एंड सपर ऑन एवरेज डे, ठीक है ना? कि हम पेशेंट से पूछेंगे कि आप किस टाइम पे फूड लेते हो, ब्रेकफास्ट में कितना लेते हो, कितने अमाउंट और कौन से टाइप मुझे बता दें, ठीक है ना? तो लंच में इस तरह सुपर ऑन एवरेज डे, ठीक है ना, कि एवरेज डे पे आप कितना डाइट लेते हो, तो वो हमें एक रफ आइडिया दे देंगे, तो इसके आगे फिर हमने उससे और ये क्वेश्चंस करने हैं कि आया डू यू टेक एनी विटामिन सप्लीमेंट, कि आप कोई विटामिन सप्लीमेंट्स तो नहीं लेते डाइट के साथ, ठीक है ना? तो अगर वो कहे कि हाँ, तो आपने उनको बताना है कि कौन से सप्लीमेंट्स, उसको डिस्क्राइब करें, किसने प्रिस्क्राइब किया है, किस वजह से ले रहे हो,
ठीक है ना? तो वो आपको आगे बता देंगे। इस तरह डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टॉलरेट सर्टेन फूड्स, तो आपने उसको ये भी बताना है कि जब आप एक किस्म कोई ऐसा फूड है जब आप वो खा लेते हो या ईट कर लेते हो तो उसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते, आपको वोमिटिंग लग जाती है या आप उसको उसके लिए आपको डायरिया हो जाता है जिसकी बस जो भी फूड हो लेकिन आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, ठीक है ना? तो अगर है तो आपको वो बता देंगे। इस तरह डू यू एवर एक्सपीरियंस नाज़िया एंड वोमिटिंग, तो इससे हम ये भी पूछेंगे कि अगर आप फूड खाते हो या इसके बाद या इससे पहले या कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस या टाइम होता है जिस पे आप नाज़िया और वोमिटिंग को एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है ना? या आप कभी आपने की है, ठीक है ना? कि फूड खाते हुए आपको वोमिटिंग या नाज़िया आया हो। अगर वो कहे कि हाँ, तो आपने फिर उनसे पूछना है कि कौन से फूड थे, किस टाइम पे थे, सही है ना? अच्छा, डू यू एवर एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन, तो जब आप फूड खा लेते हो तो आपको कोई एब्डोमिनल पेन तो नहीं है? या हुआ है, पास्ट में हुआ है या करंटली होता तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना? तो आपने पेशेंट से सब्जेक्टिवली ये क्वेश्चंस पूछने हैं, न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न के बेस पे जब आप पेशेंट्स की असेसमेंट करते हो और उसका न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक पैटर्न देखना चाहते हो, तो आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। इस तरह हम जब पेशेंट्स की स्किन कंडीशन की तरफ आ जाए तो हमने देखना है कि पेशेंट्स को हम कहेंगे कि आप अपनी स्किन कंडीशन को डिस्क्राइब करें, ठीक है ना? सबसे पहले हमने पेशेंट से उनकी व्यू लेना है कि वो किस तरह खुद की हेल्थ को देखता है, ठीक है ना? हमने फर्स्ट वाला परसेप्शन देख लिया ना कि पेशेंट खुद को किस तरह परसीव करता है, उनकी माइंड में उनकी जो बॉडी इमेज है वो किस तरह है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने पेशेंट से वही क्वेश्चंस पूछने हैं। फिर आगे हमने पूछना है कि हाउ वेल एंड हाउ क्विकली डज योर स्किन हील, ठीक है ना? कि अगर आपको कोई कट लग जाए तो वो किस तरह कितना कितनी टाइम में वो उसकी क्विकली होता है या स्लोली होता है या हीलिंग किस तरह होती है, हीलिंग प्रोसेस बता दें मुझे, ठीक है ना? तो आपको बता देंगे वो चीज़ें। इस तरह डू यू हैव एनी स्किन लीजन्स, तो अगर है तो वो भी आपको बता देंगे। इस तरह डू यू हैव एनी इचिंग, अगर इचिंग हो रहा है आपको तो आपने वो भी बताना है कि आपको किस टाइम पे इचिंग होते है। पास ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि उनको रात में इचिंग्स होती है, ठीक है ना? तो अगर वो कहेंगे कि हाँ, तो आपने उनको बताना है कि उसके लिए फिर आप क्या करते हो, इचिंग को रिलीव करने के लिए फिर आप क्या करते हो, तो वो आपको बता देंगे। इस तरह कंडीशंस ऑफ हेयर एंड नेल्स, हैव यू हैड डिफिकल्टी विद स्कैल्प इचिंग और सोर्स, ठीक है ना? तो अगर वो है तो वो आपको बता देंगे कि आपकी स्कैल्प में कोई इचिंग्स या सोर्स तो नहीं है। इस तरह डू यू यूज़ एनी स्पेशल हेयर और स्कैल्प केयर प्रोडक्ट्स, तो अगर कोई प्रोडक्ट्स वो यूज़ करता है तो वो भी आपको बता देंगे कि मैं हर्बल चीज़ों को यूज़ करता हूँ या सेमी सिंथेटिक चीज़ों को यूज़ करता हूँ ना, तो वो भी आपको बता देंगे। इस तरह हैव यू नोटिस्ड एनी चेंजेस इन योर नेल कलर, क्रैकिंग, शेप्स, लेंथ, तो वो भी हम अ, उस टाइम पे हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और पेशेंट से पूछेंगे, और इन चीज़ों में हमने पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन भी करनी है। जब पेशेंट ने आपको अपना स्किन कंडीशन बता दिया तो फिर आपने उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन और स्किन की कलर को देखना है, स्किन की टर्जिडिटी को देखना है, ठीक है ना? तो आपने इस तरह नेल का आप लोग अगर आपको बता दिया, हेयर का आपको बता दिया पेशेंट ने, तो आपने फिर उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी। खुद जाके पेशेंट्स की नेल को देखने कि उसमें कोई क्रैकिंग वगैरह या शेप इसका किस तरह है, कोई लाइन्स वगैरह तो नहीं बनी हुई है या उसका कलर तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को भी हमने देखना है फिजिकली। तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा बन जाएगा पेशेंट से। अच्छा, उसके बाद हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे, वो तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड था। अब हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे कि पेशेंट्स की मेटाबॉलिज्म किस तरह वर्क करता है, ठीक है ना? उसकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है, उसके लिए एनर्जी प्रॉपर बन सकती है कि नहीं बनती, ठीक है ना? अच्छा, तो फिर इसमें जो बेस्ट वन क्वेश्चन है, हम ये पूछेंगे कि पेशेंट के व्हाट वुड यू कंसीडर टू बी योर आइडियल वेट? हम पेशेंट को कहेंगे अगर वो अम अ, ओवरवेट है तो हम पेशेंट को कहेंगे कि आपकी आइडियल वेट आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए, ठीक है ना? तो अगर वो अंडरवेट है तो हम पेशेंट से भी ये क्वेश्चन करेंगे कि आपकी आइडियल वेट कितनी होनी चाहिए? आपकी नज़र में आपकी जो वज़न है वो कितना होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो आपको सबसे पहले एक रफ़ आइडिया दे देंगे कि हाँ, मैं बहुत मोटा हूँ और मेरा वज़न इतना होना चाहिए, या मैं बहुत पतला हूँ तो मेरा वज़न इतना होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने पेशेंट से उसकी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, इसके बाद आपने आगे क्वेश्चंस करनी है, ठीक है ना? अच्छा, फिर आगे हम कहेंगे कि हैव यू हैड एनी रिसेंट वेट गेन और लॉस, तो हम ये भी नोटिस करेंगे कि अगर वो कहेंगे कि हाँ, पिछले 2 महीनों से मेरा वेट गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो फिर ये हमारे पास एक रफ आइडिया आ जाएँगे। जब हम आगे डायग्नोज़ करेंगे, तो अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मेटाबॉलिज़्म से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है पेशेंट को, तो हमें ये वेट गेन वाली चीज़ ना, ये उधर हमें बहुत हेल्प करेगी कि हाँ, मैंने तो असेसमेंट कर ली है,
पेशेंट से और हाँ, उसने मुझे बताया कि पिछले 2 महीनों से मेरा जो वेट या गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, डू यू हैव एनी इंटॉलरेंस टू हीट और कोल्ड? आप पेशेंट से ये भी पूछेंगे कि अगर ऐसा हुआ है कि सर्दियों में आप ही कोल्ड को आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए या गर्मियों में आपसे हीट आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो ऐसा कभी हुआ है? तो ये डिजीज़ में होता है कि मेटाबॉलिज्म, जब हम थायराइड डिजीज़ पढ़ेंगे ना, तो इसमें ये हीट और कोल्ड इंटॉलरेंस उधर आ जाती है, ठीक है ना? तो ये हमने पेशेंट से पूछनी है। इस तरह हैव यू नोटेड एनी चेंजेस इन योर ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स? अगर हम पूछें पेशेंट से ये भी पूछेंगे कि आपकी जो ड्रिंकिंग या ईटिंग हैबिट्स है, तो वो तो इफेक्ट नहीं हुई या उसमें जो चेंजेस पिछले 2 महीने में, 1 महीने में, 1 वीक में, 10 डेज में तो नहीं आई हुई है, ठीक है ना? तो अगर पेशेंट सही तरीके से उसकी जो ड्रिंकिंग और ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस आई हुई है, तो इस मीन कि इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हुआ है, तो इसकी बॉडी को सही तरीके से एनर्जी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना? तो हमने पेशेंट से इन सब चीज़ों को पूछना है। इस तरह हम पेशेंट से ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या कहेंगे कि हम असेस द टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड हीट, हाइट एंड वेट, ठीक है ना? हम पेशेंट से इसकी जो हम ऑब्जेक्टिव डेटा लेंगे पेशेंट से, तो उसका हमने टेम्परेचर चेक करना है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का टेम्परेचर से बहुत बड़ा रोल है। इस तरह पल्स से, तो पल्स भी मेटाबॉलिज्म ही की वजह से, अगर आपकी बॉडी में आप देखेंगे ना कि अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाए, या फ्लूइड सिंपल, चलो सिंपल फ्लूइड्स कम हो जाए आपकी बॉडी में, ठीक है ना? ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो अल्टीमेटली हमारे पास एट द एंड अगर एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है, स्टार्ट में हमारे पास पल्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना? तो उसको भी हम देखेंगे, और फिर अगर वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म खत्म हो जाए और सही तरीके से फ्लूइड रिप्लेस ना हो जाए, तो फिर वो पल्स भी डाउन की तरफ आ जाता है, ठीक है ना? इस तरह रिस्पायरेशन भी देखते हैं हम, तो ये हम ऑब्जेक्टिव डेटा लेंगे इस वाले पैटर्न में, ठीक है ना? अच्छा, तो इसमें जो हमारे पास डायग्नोज होगा, तो इसमें हम वेलनेस डायग्नोज निकालेंगे कि अपॉर्चुनिटी टू एनहांस न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न। तो अगर एक पेशेंट है वो प्रॉपर डाइट ले रहा है, लेकिन उसको हमने फिर इस चीज़ को एनहांस करना है, ठीक है ना? प्रॉपर तरीके से वो डाइट भी ले रहा है और इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी ठीक है, उसकी स्किन है, सब चीज़ें हेल्थी है, ठीक है ना? तो फिर इसके लिए हम एक डायग्नोज निकालेंगे कि हाँ, इस पेशेंट का जो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अब उसको मैंने और भी एनहांस करना है, ठीक है ना? तो फिर उसके लिए हम फिर नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे। इसी तरह एनहांस इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक मदर है वो पेशेंट्स को, अपनी बेबी को सही तरीके से फीड दे रही है, लेकिन फिर इस चीज़ को हमने एनहांस करना है, तो मदर को हमने और भी एजुकेट करना है कि इस चीज़ को आप एनहांस करो। इस तरह अगर स्किन इंटीग्रिटी पेशेंट का बिल्कुल ठीक है, स्किन बिल्कुल ठीक है, हेल्थी है, लेकिन हम पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी और आपने ये वाली चीज़ें करनी है, ताकि आपका ये स्किन अभी जो इसकी इंटीग्रिटी और इसकी हेल्थी है, तो वो इसी तरह मेंटेन हेल्थी है, मेंटेन रहे, ठीक है ना? तो ये वेलनेस वाले डायग्नोज है। इस तरह रिस्क डायग्नोसिस है कि रिस्क फॉर अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर। तो अगर आप सही तरीके से डाइट नहीं ले रहे हो, तो आपको रिस्क है कि आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो अल्टर्ड हो जाए, चेंजेस इसमें आ सकती है, ठीक है ना? तो ये एक रिस्क फैक्टर है। इस तरह रिस्क है हाइपोथर्मिया, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, तो इसके लिए आप स्पेसिफिक आ जाते हो, तो आप ये लिखते हो कि इस रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया, ठीक है ना? कि अगर आप सही तरीके से प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, तो आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है। इस तरह रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ठीक है ना? तो इन्फेक्शन क्यों पड़ सकता है, आपका इन्फेक्शन का रिस्क क्यों है, ठीक है ना? तो इसमें ये है कि इन्फेक्शन तब नहीं होता जब हमारे पास बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो इन्फेक्शंस नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो जब हमारे पास और इम्यूनिटी किस चीज़ से बनती है, ठीक है ना? ज़्यादातर उसमें प्रोटीन से, एंटीबॉडीज़ क्या है? प्रोटीन से, ठीक है ना? तो प्रोटीन्स अगर डाइट में नहीं है, तो इट्स मीन कि आपकी जो एंटीबॉडीज़ है वो उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो जब एंटीबॉडी की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो आपकी इम्यूनिटी वो कमज़ोर होगी, ठीक है ना? वीक होगी। तो जब इम्यूनिटी वीक होगी, तो अल्टीमेटली आपको इन्फेक्शन का रिस्क है, ठीक है ना? तो इसमें हम रिस्क वाला डायग्नोज भी बना सकते हैं। इस तरह रिस्क पर अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। तो न्यूट्रिशन में अल्टरेशन है, न्यूट्रिशन में चेंजेस आई हुई है, लेकिन वो बॉडी रिक्वायरमेंट से लेस देन है, ठीक है ना? अब
वो उसको उसकी रीज़न हम फाइंड करेंगे कि ये जो पेशेंट है उसको नॉर्मल डाइट इतनी तक चाहिए होता है, लेकिन अब उसका जो नॉर्मल डाइट है वो कम हुआ है, ठीक है ना? वो कम ले रहा है, वो ड्रिंकिंग और ईटिंग कम कर रहा है, तो उसका रिस्क है, ठीक है ना? तो उसमें हम ये पूछेंगे इस तरह रिस्क बाय रेस्पिरेशन कि हम ये भी बना सकते हैं कि अगर एक पेशेंट है और वो सही तरीके से प्रॉपर सही तरीके से डाइट नहीं ले रहा, सही तरीके से उसको चीट नहीं कर रहा तो एस्पायरेशन की चांसेस ज़्यादा है। इस तरह अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ देख लें तो हम अगर मदर के सही तरीके से एजुकेट ना करें कि आपने पेशेंट को किन से पोज़ीशन में ब्रेस्ट फीड देना है या आप जो भी फार्मूला डाइट्स देते हैं पेशेंट्स बेबी को, तो आपने कौन से पेशेंट्स की बेबी की पोज़ीशन कौन-सा होना चाहिए? तो अगर आप ये नहीं करोगे तो इट्स मीन कि ये रिस्क ऑफ एस्पायरेशन है, ठीक है ना? अच्छा, एक्चुअल डायग्नोज़ हमारे पास क्या होगा कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट एंड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, ठीक है ना? कि अगर एक पेशेंट हमारे पास आया और उसको वॉल्यूम डेफिसिट है, ठीक है ना? तो ये हमारे पास एक्चुअल डायग्नोज़ बन गया। इस तरह अगर इसकी न्यूट्रिशन अल्टर्ड है, पिछले 2 महीनों से वो सही तरीके से इसकी जो न्यूट्रिशन है वो अल्टर्ड हुई है, ठीक है ना? चेंजेज़ उसमें आई हुई है और इसी चेंजेज़ ने उसकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी वजह से वो कम हुई है, ठीक है ना? तो उसको हम पढ़ेंगे इस तरह के अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू डिजीज और डिजीज नेम लिखेंगे, ठीक है ना? इस तरह अल्टर्ड बॉडी न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। एक पेशेंट का डाइटरी हैबिट चेंज हुआ है, वो पहले वो दिन में 3 मरतबा खाता था, अब वो 4-5 मरतबा खाता है, ठीक है ना? तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो उसकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स है उससे वो ज्यादा ले रहा है, ठीक है ना? एक बंदे को 7-8 गिलास पानी दिन में पीनी चाहिए या 5 से 8 गिलास उसको पीनी चाहिए, लेकिन अब वो 10 से 15 ग्लास पीता है, ठीक है ना? तो उसकी ये जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स है, उससे ये मोर देन है। इस तरह अगर एक मदर है वो अपने बच्चे को सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे रही, तो इसके लिए हमारे पास एक्चुअल डायग्नोज होगा इनइफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है ना? तो रिलेटेड टू अब वो क्यों नहीं देती, तो इससे हम वो वजह पूछेंगे तो वो डिजीज हम आगे लिखेंगे, ठीक है ना? वो वजह आगे लिखेंगे। रिलेटेड टू से आगे हमने डायग्नोज में पढ़ा था कि आर टी, सॉरी, आर टी से आगे हम रीजन लिखते हैं कि ये जो मैंने डायग्नोज निकाला है, ये जो प्रॉब्लम है इसकी रीजन क्या है, ठीक है ना? तो वो लिखेंगे आगे हम। इस तरह अल्टर्ड म्यूकस मेम्ब्रेन है, इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें बन सकती है इस वाले सेक्शन में।